स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम वारदात के 10वें भाग में पहुंच गए हैं। कम से कम देवराज चौहान का जिक्र तो आया। क्या कहते हैं, काम करो न करो, काम का फिक्र जरूर करो। काम का फिक्र करो न करो, काम का जिक्र जरूर करो। तो अनिल मोहन जी ने जिक्र कर दिया है 9वें भाग में। जिन लोगों को शंका हो रही थी उनकी शंका मिट गई होगी। बाकी तो हर कोई अपने मानसिक लेवल के हिसाब से कमेंट करता है, वहां नहीं जाऊंगा। खैर, शुरू करते हैं 10वां भाग। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह 4 बजे अशोक सांप की तरह फुफकारता हुआ डॉक्टर बनर्जी के यहाँ पहुंचा। डॉक्टर बनर्जी गहरी नींद में सोया हुआ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अशोक को क्रोधित देखकर वो मन ही मन थोड़ा सा घबराया। क्या बात है अशोक साहब, आप? वो हरामी अभी तक हाथ नहीं आया। अशोक दांत किटकिटा कर रह गया। कौन? रंजीत साहब? हाँ, मैं उसी हरामी की बात कर रहा हूं। रात को मेरे आदमियों के क्लब पहुंचने से पहले वो वहां से खिसक गया। रात बंगले पर भी नहीं पहुंचा। कहाँ है, किसी को भी उसकी खबर नहीं है। बनर्जी ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अपने चेहरे के भावों से वो यही दर्शा रहा था कि जैसे उसे भी रंजीत के नाम मिलने के कारण बहुत चिंता हो रही हो। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अशोक का चेहरा नहीं बदला होता तो वो भी 100% धोखा खा जाता कि वो रंजीत श्रीवास्तव ही है। उसे ढूंढने की कोशिश तो की जा रही होगी, बनर्जी ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश में तो जमीन आसमान एक कर रखा है, अशोक ने जवाब दिया। वो ज्यादा देर कहीं भी छिपा नहीं रह सकता। मेरे आदमी उसे ढूंढने ही निकलेंगे। उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। वास्तव में तुमने कमाल की प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा चेहरा बदल डाला है। तुम्हारे हाथ में बहुत बढ़िया आर्ट है। जवाब में बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। सावधान रहना, वो तुम्हारे पास भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे फौरन खबर करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। बनर्जी ने उसे विश्वास दिलाया। अगला दृश्य। वो रंजीत श्रीवास्तव बना आपको हर जगह ढूंढ रहा है। उसके आदमी आपकी हत्या करने के लिए आपको जगह जगह तलाश कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसे मौके पर आप क्या करना चाहते हैं। सीधे घर जाकर अशोक को सबक सिखाना चाहते हैं या पुलिस के पास जाकर सब कुछ कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? सारे हालात आपके सामने हैं। आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? रंजीत श्रीवास्तव का चेहरा फक था, घबराहट से भरा पड़ा था। मैं मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ तो फैसला आपको लेना ही होगा। डॉक्टर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं। इस उम्र में भी ज्यादा टेंशन लेना मेरे लिए ठीक नहीं। और फिर बदमाश लोगों का मुकाबला करना मेरे बस का नहीं है। मेरे में इतना हौसला नहीं है कि। तो क्या आप अपना सब कुछ अशोक के हवाले कर देंगे? आप मेरे साथ हैं तो जुदा बात है, नहीं तो मैं अशोक से नहीं टकरा सकता। टेंशन में, तनाव में अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो शायद मैं बच ना सकूं। मैंने चैन से जिंदगी बितानी है। डॉक्टर बनर्जी गहरी सोच में डूब गया। वो रंजीत का डॉक्टर था, अच्छी तरह जानता था कि रंजीत की दिली हालत क्या है। उसने खुद ही रंजीत को किसी प्रकार की टेंशन लेने से मना कर दिया था।
वो जानता था कि रंजीत को किसी प्रकार का शौक लगना उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर, एकाएक रंजीत बोला, आप अशोक से बात कीजिए। मैं उसे आधी दौलत देने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैं कमजोर हूं, गंदे लोगों से टकराने की हिम्मत नहीं रखता। अगर आप उस अगर उसे कुछ न दिया तो कल को वो फिर मेरी जान को खतरा पैदा कर सकता है। नोटों से उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना ही ठीक है। ये तो वो बात हो गई कि कुत्ता भौंके तो उसके आगे मांस फेंक दिया जाए, और जब मांस नहीं फेंकेंगे तो कुत्ता पुनः भौंकना शुरू कर देगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? फिलहाल तो मैं इसी खूनी सिलसिले को बंद करके अपनी जान बचाना चाहता हूँ। इस समय वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये वक्त मैं ठीक से पास कर लेना चाहता हूँ। उसके बाद उसका कोई इंतजाम तो करूंगा ही। इस तरह अशोक के सामने हथियार डाल देना ठीक नहीं है। आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए। अभी मैं शोर शराबे के बिना ही मामला निपटाने के पक्ष में हूँ। तो इस बारे में अशोक से बात कौन करेगा? आप करेंगे? मैं? हाँ। अब आपके सिवाय और कौन है जो इस मामले में आएगा? आप ही अशोक से बात करेंगे? चंद पलों की खामोशी के उपरांत डॉक्टर बनर्जी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं ही इस बारे में अशोक से बात करूंगा। आप उससे आज ही बात कीजिएगा। ठीक है, आज ही बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर देना चाहता हूँ। कैसा इंतजाम? अशोक के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह आपकी हत्या के लिए आपको तलाश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो आपको पहचान लें। आखिर कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? मैं समझा नहीं। रंजीत ने असमंजसता भरी निगाहों से बनर्जी को देखा। मैं हल्की प्लास्टिक सर्जरी करके आपका थोड़ा सा चेहरा बदल देता हूँ, ताकि अशोक का कोई आदमी देखे तो आपको पहचान ना सके। उसके बाद मैं अशोक से बात करके आऊंगा। मेरा चेहरा तो आप अशोक से बात करके भी बदल सकते हैं, रंजीत बोला। रंजीत साहब, आप समझ रहे हैं कि अशोक आपकी बात मान जाएगा, जबकि मैं उसे देख चुका हूं। आपके चेहरे में वो शैतान बना घूम रहा है। वो सारी दौलत को अपनी बनाना चाहता है। हो सकता है मामला तबाह हो जाए, जो कि मेरे ख्याल में होगा ही। इसलिए सबसे पहले मैं आपके चेहरे में थोड़ा सा बदलाव ला देना चाहता हूँ, ताकि आपको जान का खतरा ना रहे। अगर अशोक आपकी बात मान गया तो आपका चेहरा फिर ठीक कर दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा डॉक्टर। अगर अशोक नहीं माना, डॉक्टर बनर्जी ने एकाएक सख्त स्वर में कहा, तो मजबूरन फिर मैं पुलिस का सहारा लूंगा। आपका हक तो मैं आपको दिलाकर ही रहूंगा। जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करना डॉक्टर। जो कुछ करना है तुमने ही करना है। मैं तनाव में इसलिए नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा मुझे हार्ट अटैक हो और दौलत के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा बैठूं। उसके 2 दिन की उसके बाद 2 दिन की मेहनत के पश्चात डॉक्टर बनर्जी ने रंजीत के चेहरे पर थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, जिससे कि रंजीत श्रीवास्तव न लगकर नया चेहरा लगने लगा। अगला दृश्य। डॉक्टर, तुम रंजीत की तरफ से उसकी आधी दौलत का सौदा मुझसे करने आए हो कि मैं उसकी हत्या का ख्याल छोड़ दूं? इससे साफ जाहिर है कि तुमने ही उसे कहीं छिपा रखा है। अशोक के होंठों से एक गुर्राहट भरा स्वर निकला। तुम ठीक कह रहे हो। बनर्जी ने सिर हिलाया। इसका मतलब है तुमने मुझसे धोखेबाजी की। इधर मुझे कहा कि तुम मेरा साथ दोगे,
और उधर रंजीत की जान बचाने के लिए लग गए। खुद को बहुत चालाक समझते हो? अशोक भिजे दांतों से बोला। कुछ भी कह लो, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूं इस समय, और सच्चाई यही है कि बाजी इस वक्त मेरे हाथ में है। अशोक ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बहुत गलत सोच रहे हो तुम। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ बाजी का जरा सा भी हिस्सा नहीं है। तुम यूं ही नाचे जा रहे हो। ये रंजीत साहब की कमजोरी ही है कि वो तुम्हें आधी दौलत देने को तैयार है। कोई और होता तो तुम्हें तारे दिखा चुका होता। ये तुम कह रहे हो? हाँ, रंजीत साहब ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि इस बारे में मैं जो करूंगा ठीक करूंगा। यानी कि अब तुम्हारी मेरी जो बात होगी फाइनल होगी। ये बात कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने मेरी बात मानकर रंजीत साहब की जान का पीछा ना छोड़ा तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा या पुलिस हेडक्वार्टर जाऊंगा। वहां तुम्हारी पोल खोल दूंगा। असली चेहरे और प्लास्टिक सर्जरी किए हुए चेहरे में फर्क तो होता ही है। पुलिस वालों के सामने मैं तुम्हारे चेहरे से प्लास्टिक सर्जरी हटाऊंगा। उसके बाद खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। 420 का जुर्म और रंजीत की हत्या करने की चेष्टा, इन दोनों जुर्मों की एवज में तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा तो होगी ही। अशोक के चेहरे पर मौत से भरी जहरीले भाव फैलते चले गए। तो तुम सब कुछ सोच कर आए हो? कोई कमी नहीं रख छोड़ी है तुमने। तुम जैसों के बारे में तो सब कुछ सोच कर ही आना पड़ता है। बोलो, रंजीत साहब की ये शर्त मानने को तैयार हो कि अगर उसकी हत्या की चेष्टा न करो तो वो तुम्हें अपनी आधी दौलत दे सकते हैं। ऑफर बुरी नहीं है, अशोक कहर से हंसा। लेकिन जब मैं उसकी सारी दौलत का मालिक बन सकता हूं तो आधी क्यों? सॉरी डॉक्टर, मुझे यह ऑफर कतई मंजूर नहीं है। इसका मतलब कि मुझे पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी पोल खोलनी ही पड़ेगी। पोल तो तभी खोलोगे जब पुलिस स्टेशन पहुंचोगे। अशोक जहरीला ठहाका लगा उठा। क्या? क्या मतलब? तुम अभी से, इसी वक्त से, आज से खुद को मेरी कैद में समझो। जब तक तुम मुझे रंजीत के बारे में नहीं बताओगे तब तक तुम मेरी कैद से आजाद नहीं हो सकोगे डॉक्टर बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी ने गहरी सांस लेकर करवट ली और उठ बैठा। अशोक ने वास्तव में उसी समय उसे कैद कर लिया था। वो 2 घंटे के लिए गया था और वापस लौटा 2 साल बाद, वो भी कैद से फरार होकर। वरना अशोक ने तो उसे न छोड़ने की कसम खा रखी थी। हरदम वो रंजीत श्रीवास्तव का पता पूछता रहा कि वो कहाँ है। इस बात का उत्तर वो भला अशोक को कैसे दे सकता था? रंजीत का पता बताने का मतलब था अशोक द्वारा फौरन रंजीत की हत्या हो जाना। गहरी सांस लेकर बनर्जी ने सिगरेट सुलगाई। तभी रंजीत ने कमरे में प्रवेश किया। आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आई। बनर्जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। आओ, अब मैं तुम्हें अपने बीते 2 सालों के बारे में बता दूं कि मेरे साथ क्या क्या गुजरी। डॉक्टर बनर्जी ने रंजीत श्रीवास्तव को सारी बात, सारे हालात बताए। मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। सारी बात सुनने के बाद रंजीत श्रीवास्तव ने कहा, 2000 रुपए की सादी सी नौकरी करके मैं अपना वक्त गुजार रहा हूं। सच पूछो डॉक्टर तो ये जिंदगी मुझे ज्यादा पसंद है। ना कोई आडंबर, ना नौकर, खाने पीने सोने का कोई समय नहीं, होटल क्लब नहीं, हर तरफ शांति ही शांति है। सड़क पर निकलता हूं तो आम आदमी की तरह।
रंजीत श्रीवास्तव समझकर लोग दुआ सलाम नमस्कार हेलो कहकर मुझे तंग नहीं करते। ये सब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज तक इस बात का तकाजा नहीं किया है कि मैं ही रंजीत श्रीवास्तव नाम का करोड़ों अरबों हूं। बरबस ही डॉक्टर बनर्जी के होंठों पर मुस्कान की रेखा फैलती चली गई। आप अवश्य ठीक कह रहे होंगे रंजीत साहब, लेकिन अपना हक छोड़ा भी नहीं जा सकता। खासतौर से अशोक जैसे कमीने आदमी को तो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन मैं कर भी कह सकता हूं, जो किस्मत में है वही तो मिलेगा। हर बात को किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मेरे भी आप ही की तरह के विचार होते तो मैं अब तक उस कुत्ते की कैद में ही होता। डॉक्टर बनर्जी ने कठोर स्वर में कहा। अब तो मैंने उससे 2 साल की कैद का बदला भी लेना है। आसानी से मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाने का तो मेरा अभी कोई विचार नहीं। डॉक्टर बनर्जी ने होंठ भींच कर कहा। पहले तो मैं जो कुछ भी करूंगा खुद ही करूंगा। खुद ही उसे सजा देने की कोशिश करूंगा। ये पोल तो मैं बाद में खोलूंगा कि वो रंजीत श्रीवास्तव नहीं, बल्कि बहुत बड़ा फ्रॉड अशोक श्रीवास्तव है। जो मर्जी करो डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। रंजीत ने गहरी सांस लेकर भारी स्वर में कहा। पापी को देर सवेर उसके किए की सजा तो मिलती ही है। यह विधि का विधान है। कोई भी गलत काम करने वाला सजा पाए बिना संसार से जा नहीं सकता। डॉक्टर बनर्जी देवता स्वरूप इंसान रंजीत श्रीवास्तव का चेहरा देखता रह गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान, 35 बरस का खूबसूरत गोरा चिट्टा युवक, चौड़े कंधे, बड़ा सीना, व्यक्तित्व ऐसा कि जो भी देखे उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। 6 फुट कद। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो कानून की निगाहों में वांटेड है। कई खतरनाक डकैतियों के सिलसिले में पुलिस को उसकी तलाश थी, परंतु देवराज चौहान अपनी चालाकी की वजह के कारण कभी कभी कानून के साए में भी नहीं आया। कभी कानून के साए में नहीं आया। 6 महीने पहले रंजीत श्रीवास्तव अपने आदमियों के साथ जा रहा था कि उसकी कार की टक्कर जगमोहन की कार से हो गई। दौलत के नशे में चूर उसने अपने आदमियों से जगमोहन को पीटने को कह दिया। सब एकदम उस पर टूट पड़े। जगमोहन को मौका न मिला कि वो खुद को बचा सके। और जब देवराज चौहान को यह सब पता चला तो जगमोहन को मुंबई भेजकर खुद रंजीत श्रीवास्तव के पीछे लग गया। जगमोहन की ठुकाई के बदले उसने रंजीत श्रीवास्तव को कंगाल बनाने की सोची और प्लान बनाकर रंजीत श्रीवास्तव के बेड़े में रिश्वत देकर बतौर कार ड्राइवर प्रविष्ट हुआ और अपनी चालाकी और समझदारी से वो रंजीत श्रीवास्तव जैसे अरबोंपति व्यक्ति का खासम खास आदमी बन बैठा। इस समय वो रंजीत श्रीवास्तव की आंख का तारा बना हुआ था, जबकि उसकी निगाह अरबों की दौलत पर थी कि कब मौका मिले और हाथ साफ करे। लेकिन अब उसका प्लान लगभग पूरा हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि आने वाले चंद ही महीनों में वो रंजीत श्रीवास्तव की सारी दौलत हथिया कर उसे कंगाल बना देगा, अपनी तरफ सरकाने में पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। राजीव मल्होत्रा के रूप में वो अपनी बिसात बिछाने जा रहा था। इस समय देवराज चौहान ऐसे क्लब में मौजूद था जहां हर तरह का काम होता था। ब्रीफकेस थामे देवराज चौहान केबिन से निकलकर कई रास्तों से गुजरकर क्लब के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दाएं बाएं देखा तो उसे महादेव नजर आया। महादेव इस क्लब में आने वाले अक्सर ग्राहकों में से एक था। महादेव इस क्लब में अक्सर आने वाले ग्राहकों में से एक था। देवराज चौहान को यहीं पर महादेव से थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी। क्या लिखा है? देवराज चौहान की यहीं पर महादेव से थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी।
महादेव उसे देखते ही उसकी तरफ लपका। ओह, देवराज चांद साहब। करीब आकर महादेव देवराज चांद का हाथ पकड़कर हिलाता हुआ बोला, कहाँ थे? 4-5 दिन हो गए, हुजूर के दर्शन ही नहीं हुए। कहाँ गुम हो गए थे साहब? आप तो जानते ही हैं महादेव जी कि मैं रंजीत श्रीवास्तव जैसे इंसान के यहाँ नौकरी करता हूँ। अब मालिकों का क्या है, कभी भी ऑर्डर ठोक दिया कि वहां जाओ, ये काम करके आओ। हाँ, ये बात तो है ही। महादेव ने फौरन सिर को ऊपर नीचे हिलाया। ये ब्रीफकेस कैसा? ये देवराज चौहान ने हाथ में पकड़े ब्रीफकेस को देखा। मालिकों का माल भरा पड़ा है इसमें। 4 दिन बाद काम से वापस लौटा हूं, सोचा जाते ही फिर बिजी हो जाऊंगा, मालिक के पास पहुंचने से पहले थोड़ी सी तफरीह कर लूं, इसलिए सीधा यहां चला आया। तफरीह की? महादेव की आंखों में चमक उभर आई। बस अभी आकर खड़ा ही हुआ हूं, तुम सुनाओ, खाली खाली क्यों घूम रहे हो? बुरी किस्मत, आज 20,000 हार गया। साला पत्तेबाज मुझे ठग गया। कौन है साला? नया आया है। मुझे पूरा विश्वास है वो पत्ते लगाता है, वरना इतनी आसानी से मैं हार नहीं सकता था। चालाक इतना है कि पत्ते लगाते मैं उसे पकड़ नहीं सका। महादेव ने गहरी सांस ली। अकेला था, कहां तक ध्यान लगाता, अपनी गेम भी तो देखनी थी मुझे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। ब्रीफकेस नीचे रखकर उसने सिगरेट सुलगाई। देखें उसे? क्या करोगे? मैं खेलूंगा, तुम उसे पत्ते लगाते पकड़ना। अगर वो पत्तेबाज है तो? महादेव की आंखों में चमक आ गई। गुड आइडिया, वेरी गुड। साले को पत्ते लगाते पकड़ लिया तो अपना बीस भी वसूल कर लूंगा हरामी से। लेकिन लेकिन तुम तो कहते हो कि ब्रीफकेस में मालिकों का माल है। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, ये मेरा जाति मामला है, हार गया तो देखा जाएगा। देवराज चौहान ने हौले से हंसकर कहा, वैसे हारना मेरे नसीब में कमी है, जीत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यह बात तो मैं कई बार आजमा चुका हूं। महादेव हंसा। फिर दोनों क्लब के गुप्त रास्ते और पहरों के बीच में से गुजरकर जुए के हॉल में जा पहुंचे। वहां पर बड़े पैमाने पर जुआ जोर शोर से चल रहा था। अगला दृश्य। शो। देवराज चौहान ने टेबल पर नोटों की 3 गड्डियां डाली और सामने बैठे खेलने वाले को देखा। अन्य बाकी के 2 पहले ही पैक हो चुके थे। गेम बड़ी हो जाने की वजह के कारण आसपास चंद लोग भी आ खड़े हुए थे। खड़े लोगों में महादेव भी था, जिसकी पैनी निगाह देवराज चांद के सामने डटे खिलाड़ी पर थी कि वो हेरा फेरी कब, कहां और कैसे करता है। उसके शो मांगते ही सामने बैठे खिलाड़ी ने देवराज चांद की आंखों में झांका। देवराज चांद ने लापरवाही भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई। इससे पहले के वो 3 गेम हार चुका था और उसे मन ही मन हैरानी थी, ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि हर बार उसके पास पत्ते अच्छे पड़े थे, परंतु सामने वाले के पास हर बार उससे जरा से बड़े पत्ते होते। इसी बात से ही देवराज चौहान को पूरा विश्वास हो गया था कि सामने वाला खिलाड़ी पत्ते लगा रहा है, और वो भी इस बात को नहीं पकड़ सका था कि वो पत्ते किस अंदाज से लगा रहा है। इस बात की तरह से वो निश्चिंत था क्योंकि महादेव इसी काम के लिए तो वहां खड़ा था। अब तक देवराज चौहान 2-2.5 लाख रुपया हार चुका था, क्योंकि उसके लिए सरासर अविश्वसनीय बात थी। उसने देवराज चौहान के शो मांगने पर अपने पत्ते खोल दिए। पत्तों को देखते ही देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। फिर वही गड़बड़। उसके पास 2-3-4 की सीक्वेंस थी और सामने खुले पत्तों में 3-4-5 की सीक्वेंस। बेहद शांत मुद्रा में देवराज चौहान ने अपने पत्ते खोल दिए।
उसके पत्ते देखते ही सामने बैठे खिलाड़ी के होंठों पर मुस्कान की रेखा उभरी और टेबल पर पड़े नोटों के ढेर को उसने अपनी तरफ सरका लिया। इस गेम में वो करीब 40,000 ले गया था। महादेव सिर से पांव तक बेचैन हो गया। वो भी इससे इसी प्रकार हारता रहा था। पत्तों के छोटे बड़े होने में सिर्फ 19-20 का ही फर्क होता था। वो देख चुका था कि देवराज चौहान 4 गेमों में काफी 1,000 रुपया हार चुका है और वो अभी तक उसका हेरा फेरी करने वाला अंदाज पकड़ नहीं पाया था। पत्ते बांटूं या बंद कर दूं? उसने देवराज चौहान से पूछा। तब तक बांटते रहो जब तक मैं इनकार न कर दूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हार जाओगे, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा जीत कर ही गेम समाप्त करता हूं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मर्जी तुम्हारी, कहने के साथ ही उसने गड्डी उठाई और पत्ते मिलाने लगा। देवराज चौहान को पूरा विश्वास हो चुका था कि अन्य 2 खेलने वाले भी उसके ही साथी हैं, क्योंकि हर बार वो 2 चाल चलने के पश्चात पैक हो जाते थे। यानी कि उनका मकसद सिर्फ उन दोनों को भिड़ाना होता था। पत्ते बांटे गए, गेम पुनः आरंभ हो गया। हर बार की तरह अन्य 2 खेलने वालों में से एक ने 3 बार चाल चली, दूसरे ने 5 बार। फिर दोनों पैक हो गए। अब फिर देवराज चौहान और खेलने वाला सामने था। दोनों धीरे धीरे चालें चलने लगे। देवराज चौहान ब्रीफकेस में से नोटों की गड्डियां निकाल रहा था। टेबल पर नोटों का ढेर बढ़ने लगा और फिर एकाएक देवराज चौहान ने चाल चलनी बंद कर दी। उसकी आंखों में मौत के भाव विद्यमान होते चले गए। तुम्हारी कमीज के कफ के भीतर क्या है? देवराज चौहान सर्द लहजे में कह उठा। क्या है? वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि उसमें क्या है, बाहर निकालो उन्हें, देवराज चौहान कुर्राया। कुछ नहीं है, तुम सीधी तरह से गेम खेलो। उसका लहजा भी सख्त हो उठा। गिर्द खड़े लोग भी एकाएक बिगड़े मामले को हैरानी से समझने की चेष्टा करने लगे। देवराज चौहान झटके के साथ उठा और घूमकर उसके पास पहुंचा। इससे पहले कि वह समझ पाता, देवराज चौहान ने उसकी बांह पकड़ी और कमीज के बंद कफ में से छिपे 3 पत्ते निकालकर टेबल पर मौजूद नोटों के ढेर पर फेंके। वो गुलाम बेगम बादशाह थे, एक ही कलर के। अपनी हेराफेरी पकड़े जाते देखकर पल भर के लिए वो हड़बड़ा उठा। तो इस तरह तुम हर गेम जीत रहे थे? देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल पकड़कर उसे उठाया और जोरदार घूंसा उसके गाल पर मारा। वह कराह कर नीचे लुढ़कता चला गया। जुए के हॉल में बैठे कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया। देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा और महादेव से बोला, तुम इससे कितना हारे थे? 20,000। उठा लो। महादेव ने फौरन 100-100 के नोटों की 2 गड्डियां उठाकर अपनी जेब में ठूंस ली। बाकी टेबल पर पड़े नोटों के ढेर में से गड्डियां उठाकर देवराज चौहान अपने ब्रीफकेस में ठूंसने लगा। ब्रीफकेस भर गया तो उसे बंद करके बाकी के नोटों को अपनी जेब में भरते हुए महादेव से बोला, ये सारे मेरी जेब में नहीं आएंगे, तुम भी अपनी जेबों में भर लो, एक पैसा यहां नहीं छोड़ेंगे। महादेव तेजी से अपने काम में जुट गया। तुम लोग यहां से एक पैसा नहीं ले जा सकते। देवराज चौहान ने पलटकर देखा, वो चाकू थामे खतरनाक मुद्रा में खड़ा था। अन्य खड़े लोग ये दृश्य देखकर सहमते हुए पीछे हट गए। जाओ अपना काम करो, देवराज चौहान भिचे होठों से बोला। साथ ही वो नोट जेबों में ठूसता जा रहा था। नोटों को जेबों में ठूसने का कार्य करते महादेव के हाथ भी न रुके थे। उसी पल देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा और उसके हाथ में थमा चाकू, जो कि उसकी कमर में धंसने जा रहा था, एक हाथ से उसने कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ का घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा।
इसके साथ ही देवराज चौहान ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो तेज चीख के साथ नीचे जा गिरा और अगले ही पल उछलकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। देवराज चौहान शांत मुद्रा में नोटों को जेब के हवाले कर रहा था। तुम ये नोट नहीं ले जा सकते, ये मेरा पैसा है, वो चीखा। ये तुम्हारा नहीं है, पत्ते लगाकर हेरा फेरी करके जीता हुआ लोगों का पैसा है। तुम इस पैसे को लेकर यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकते, वो पुनः चीखा। देवराज चौहान ने पलटकर मौत भरी निगाहों से उसकी आंखों में झांका। तुम तुम मेरी जान लोगे? वो तो लेनी ही पड़ेगी, अगर तुमने मेरा पैसा वापस टेबल पर ना रखा तो। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से स्या पड़ गया। वो खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। काट दो साले को, वो व्यक्ति चीखा। उसकी चीख के एवज में अन्य दो खेलने वालों जो कि उसके साथी ही थे, जेबों से चाकू निकाल लिए। देवराज चौहान क्षण भर के लिए ठिठका, सर्द निगाहों से उन दोनों को देखा। सारा पैसा वापस टेबल पर रख दो, वो पुनः गला फाड़ कर दहाड़ा। महादेव चाकुओं को देखकर कुछ घबरा उठा था। अब तक जुआ घर में मौजूद सबकी निगाहें उन पर ठहर चुकी थी। ज्यादातर लोग माजरा समझ चुके थे। उसी पल देवराज चौहान का शरीर हवा में उछला और उसके दोनों जूते की एड़ियां चाकू निकाले खड़े ताश खेलने वाले उसके दोनों साथियों के माथे से वेग से जा टकराई। ठक ठक तीव्र आवाज हुई। उनके हलक से चीख भी न निकली। अगले ही पल उनका माथा और सिर फट गया था। उनके शरीर लहराए और नीचे जा गिरे। माथे और सिर से तेजी से खून बहने लगा था। अब उनके शरीरों में हरकत बिल्कुल नहीं थी। देवराज चौहान ने उन पर वार करते ही फौरन सीधा देवराज चौहान तो उन पर वार करते ही फौरन सीधा खड़ा हो गया था। उनके नीचे गिरते ही वो पलटा और पुनः चाकू वाले खिलाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये सब क्या हो रहा है? तभी ऊंची आवाज ने उसके कदम रुकवा दिए। देवराज चौहान ने पलटकर देखा। क्लब का मैनेजर दो मुस्टंडों के साथ वहां आ पहुंचा था। ये सब क्या है? मैनेजर ने सख्त स्वर में कहा। तुम लोगों को यहां पर खून खराबा करने को किसने कहा? ये पत्ते लगाकर हमसे जीत रहा था और हमने इसकी हेराफेरी पकड़ ली, महादेव बोला। तो हमसे कहते, हम मामले का निपटारा कर देते। इस तरह के झगड़े से हमारे क्लब की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता है, मैनेजर ने सख्त स्वर में कहा। झगड़ा क्यों शुरू हुआ? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में कह उठा। मैनेजर, पत्ते लगाकर हेराफेरी करके इसे खेलने का जुर्माना दे रहे हैं। सादा सा जुर्माना है। जो माल टेबल पर पड़ा है वो सब हम ले रहे हैं और ये अपने दो साथियों के साथ चाकू निकालकर हमें माल ले जाने को मना कर रहा है। मैनेजर ने चाकू वाले खिलाड़ी को देखा, जो कि अब चाकू अपनी जेब में रख चुका था। तुमने पत्ते लगाए? नहीं, ये झूठ बोलता है, उसने चीख कर तेज स्वर में कहा। मेरा सारा पैसा ले जाना चाहता है। इसकी हेराफेरी की बात तो यहां खड़े लोगों से भी जानी जा सकती है, महादेव कह उठा। मैनेजर ने लोगों से बात की। आंखों देखे गवाहों ने सच्चाई बयान की। तुम अपनी दौलत जितनी हारे थे वो वापस ले लो और उसके बाद टेबल पर मौजूद बाकी की आधी दौलत ले लो। पत्तेबाजों के लिए इतना जुर्माना ही बहुत है, मैनेजर ने देवराज चौहान से कहा। मैनेजर साहब, अगर आप पहले आ जाते और ये चाकू से मेरी जान लेने की चेष्टा न करता तो शायद मैं ऐसा ही करता, जैसा कि आप कह रहे हैं, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। लेकिन अब आपकी बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दौलत जेब में डालने के पश्चात उसे मैं बाहर निकालना पसंद नहीं करता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
मैनेजर ने सख्त स्वर में कहा। यहां जुआ खेलने वाले कई लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। पत्ते लगाकर खेलने वाले के साथ वही सलूक करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। अगर ये लोग आधे पैसे को रखने के लिए कहते हैं तो मैं सारा ही रख दूंगा। ये साहब ठीक कह रहे हैं, हेरा फेरी करने वालों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार की मिलती जुलती कई आवाजें आई। सुना मैनेजर, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। फिर महादेव से बोला, चलो। महादेव, जो कि टेबल के फुटकर सारे नोट जेब में डाल चुका था, देवराज चौहान के साथ हो गया। देवराज चौहान ने एक हाथ में ब्रीफकेस थाम लिया था। किसी ने उन दोनों को नहीं रोका। वो बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़े तो पीछे से जुआरी का तेज स्वर उन्हें सुनाई दिया। इन्हें रोको, ये मेरा सारा पैसा ले जा रहे हैं। परंतु मैनेजर ने उन्हें नहीं रोका। जुआ खेलने वाले अन्य लोग इस बात से सहमत थे कि हेरा फेरी करने वाले को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में अगर मैनेजर उन्हें जाने से रोकता तो क्लब की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता। शायद यह भी सोचा जाता कि मैनेजर भी इन चीटरों से मिला हुआ है। जाने दो उन्हें, मैनेजर ने शांत स्वर में अपने निकट खड़े मुस्टंडों से कहा। फिर हेराफेरी करने वाले जुआरी को देखकर सख्त स्वर में बोला, आज के बाद तुम कभी इस क्लब में कदम नहीं रखोगे। यहां उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो पत्ते लगाकर गेम खेलते हैं। मैनेजर के शब्द सुनते ही वो तेजी से बाहर निकल गया। इन दोनों को, मैनेजर ने अपने मुस्टंडों से कहा और नीचे बेहोश पड़े दोनों की तरफ इशारा किया, उठाकर क्लब के बाहर फेंक दो। वो दोनों नीचे अभी तक बेहोश पड़े थे। जूते की एड़ी माथे पर लगने के कारण उनका सारा चेहरा खून से नहाया पड़ा था। अगला दृश्य। बचो महादेव, देवराज चौहान एक गला फाड़कर चीखा। क्लब से बाहर आकर देवराज चौहान पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठा और स्टार्ट कर ली। महादेव आगे का दरवाजा खोलकर देवराज चौहान के बगल में बैठने जा ही रहा था कि पीछे से जुआरी का अक्स दिखाई पड़ा, जिसने चाकू वाला हाथ सिर से ऊपर उठा रखा था और कार में बैठते महादेव की पीठ में भौंकने जा रहा था। ये सब देखते ही देवराज चौहान चीखा था और इसके साथ ही एक हाथ से महादेव को जोर से धक्का दिया। हड़बड़ाया सा महादेव कुछ न समझ सका और नीचे जा गिरा। उसके नीचे गिरते ही पीछे से आते जुआरी के पांव उससे टकराए और वो औंधे मुंह नीचे जा गिरा, आधा कार के खुले दरवाजे के बाहर और आधा भीतर। हाथ में खुला चाकू सीट का फोम फाड़ता हुआ सीट में जा धंसा। इससे पहले कि वह संभल पाता, देवराज चौहान का पंजा उसकी गर्दन पर था। वो गुर्र गुर्र करके रह गया। देवराज चौहान ने दूसरा हाथ स्टीयरिंग से हटाया और उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे बंद करके अपने कपड़ों में डाल लिया। देवराज चौहान का चेहरा मौत के भावों से भर उठा था। तब तक महादेव संभल कर खड़ा हो चुका था और सारा मामला समझ चुका था। इस हरामी को दबाकर बैठ जा, देवराज चौहान भिजे दांतों से बोला। महादेव ने सारा मामला समझने के पश्चात देर नहीं की। वो आगे बढ़ा, जुआरी की बाहर की तरफ लटक रही टांगों को मोड़कर कार के भीतर किया और एक ही छलांग में उसके ऊपर बैठते हुए दरवाजा बंद कर लिया। नीचे दबे जुआरी ने तड़प कर उठने की चेष्टा की तो महादेव ने जोरदार चांटा औंधे पड़े उसके सिर में दे मारा। वैसे दो और चांटे खाने के पश्चात वो कुछ ठंडा पड़ा। उल्लू के पट्टे यूं ही जमा रहे, महादेव घुर्राया। तब तक देवराज चौहान कार आगे बढ़ा चुका था। क्लब से निकलकर कार सड़क पर दौड़ने लगी थी। शाम का धुंधलका फैलना आरंभ हो चुका था। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद देवराज चौहान ने कार को नेशनल हाईवे पर ले जाकर रोका। उसका चेहरा चट्टान की भांति सख्त हुआ पड़ा था। महादेव अभी तक जुआरी को नीचे दबाए बैठा था और वो अब पीड़ा से बराबर कराहे जा रहा था। महादेव,
निकलो और इसे भी बाहर निकालो। कहने के साथ ही देवराज चांद ड्राइविंग रोड खोलकर नीचे उतरा और सिगरेट सुलगाकर आसपास देखने लगा। हाईवे पर पूरी तरह शांति थी। कहीं भी कोई आता जाता न दिखाई दे रहा था। कभी कभार 80 या 100 की रफ्तार से कोई वाहन, कार वगैरह गुजर जाते थे, अन्यथा वहां तगड़ी सुनसानी ही व्याप्त थी। देवराज चौहान ने निगाहों को घुमाकर महादेव को देखा, जो कि जुआरी को लिए कार से बाहर आ गया था। महादेव ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। आधा घंटा महादेव उस पर बैठा रहा था। इसी से उसके कसबल निकल गए थे। देवराज चौहान साहब, महादेव बोला, इस साले की तो ऐसी गत बननी चाहिए कि जिंदगी में फिर ये ताश न खेले। खेले तो 3 पत्तों वाली गेम तो सपने में भी ना खेले। रामजादा हमें मारने चला था। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए, फिर से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जब महादेव ने उसके सिर पर जोर से हाथ मारा तो उसने होंठ बंद कर लिए। इसे मेरे पास ले आओ, देवराज चौहान शांत लहजे में बोला। महादेव ने पुनः जुआरी को गर्दन से पकड़ा और देवराज चौहान के पास ले आया। देवराज चौहान की निगाहें दाएं बाएं घूम रही थी। क्या देख रहे हो? इसका कुछ इंतजाम करो, हमें चलना भी है, अंधेरा फैलने ही वाला है। देवराज चौहान ने महादेव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके होंठ एकाएक भिजते चले गए। आंखों में जहान भर की कठोरता सिमट आई। उसे सामने से आता ट्रक दिखाई दिया, जिसकी स्पीड हर हाल में 100 से ज्यादा ही थी। वो गोली की रफ्तार से आ रहा था। देवराज चौहान उसी मुद्रा में खड़ा रहा। देखते ही देखते वो काफी समीप आ गया। ट्रक को उनके सामने से गुजरने में चंद ही सेकंड शेष बचे थे कि देवराज चौहान का शरीर तेजी से हरकत में आया। उसने जुआरी की बांह थामी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, देवराज चौहान ने उसे तीव्र झटका दिया। जुआरी फेंके हुए पत्थर की तरह सड़क पर लुढ़कता चला गया। ठीक उसी पल रफ्तार से आता ट्रक उसके ऊपर से गुजरता चला गया। वो चीख भी न सका और उसका शरीर कुचल चुका था। खून के छींटे आसपास तक बिखरते चले गए थे। क्षण भर के लिए ट्रक की गति धीमी हुई और फिर दूसरे ही पल ट्रक पहले से भी तेज रफ्तार से भागता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। ट्रक ड्राइवर रुककर खामखा की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। जो भी हो, मरने वाला तो उसी के ट्रक के पहिए के नीचे आकर कुचला गया था। देवराज चौहान ने जो कुछ किया उसे देखकर महादेव सकपकाकर खड़ा का खड़ा रह गया। ये ये तुमने क्या किया? महादेव सूखे स्वर में बोला। निगाहें सड़क के बीचों बीच पड़े जुआरी के कुचले और न पहचाने जाने वाले शरीर पर टिकी थी। ट्रक ने उसे बुरी तरह कुचल डाला था। क्या किया? देवराज चौहान ने सामान्य भाव से उसे देखा। तुमने तुमने उसे ट्रक के आगे क्यों फेंक दिया? महादेव अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी। देवराज चौहान का लहजा बेहद सामान्य था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? महादेव का एक तेज स्वर में बोला। ताश के पत्तों में हेराफेरी करने की सजा क्या मौत होती है? ऐसा भी कभी होता है कि? तुम ठीक कह रहे हो। देवराज चौहान कश लेकर मुस्कुरा उठा। ताश में हेराफेरी करने की सजा मौत नहीं होती। उसकी सजा तो हम उसके सारे पैसे लेकर उसे दे ही चुके थे। तो फिर तो फिर तुमने इसे ट्रक के आगे फेंक कर बेचारे की जान क्यों ली? ये बेचारा नहीं था। देवराज चौहान की मुख मुद्रा कठोर हो गई। ये जुआरी ही नहीं, हत्यारा भी था। क्लब में जब मैं टेबल से नोट इकट्ठे कर रहा था तो इसने पीछे से चाकू मारकर मेरी जान लेनी चाही। हाँ, हमने तब भी इसे कुछ नहीं कहा और क्लब के बाहर जब हम
कार में रवाना होने जा रहे थे तब इसने तुम्हें चाकू मारना चाहा। अगर एक सेकंड और मेरी निगाह न पड़ती तो तुम्हारी लाश वहां पड़ी होनी थी। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया। इसने 2 बार हमारी जान लेने की कोशिश की, इसलिए ये अपनी जान गंवाने का तो हकदार बनता ही था। महादेव देवराज चांद को देखता रह गया, बोला कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? तुम आम इंसान नहीं हो सकते। कैसा आम इंसान? देवराज चांद हौले से हंसा। आम लोगों की तरह का आम इंसान। मैं तो अब तक तुम्हें वैसा ही समझता था, लेकिन जिस ढंग से तुमने इसे ट्रक के सामने फेंक कर इसकी जान ली, ये काम आम आदमी नहीं कर सकता। महादेव गंभीर था। मैं आम इंसान ही हूं। मुझे पहचानने में तुम भूल कर रहे हो। बस जरा गुस्सा आ जाने से कोई इस तरह किसी की जान नहीं लेता देवराज चाहन। फिर जिस प्रकार तुमने उसे ट्रक के सामने फेंका, यह काम तो कोई पुराना शातिर ही कर सकता है। देवराज चाहन ने महादेव की आंखों में झांका। तुम कहना क्या चाहते हो महादेव? स्पष्ट कहो, साफ साफ कहो। मैं ये बात तुम्हारे ही मुंह से कबूल करवाना चाहता हूं कि तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि इसे ट्रक के सामने फेंकने के बाद तुम्हें यहां से फौरन भाग चलना चाहिए था कि कहीं कोई यहां टपक न पड़े, लेकिन तुम निश्चिंत खड़े हो। इसी से स्पष्ट है कि तुम पके हुए आम हो, पुराने खिलाड़ी हो, और यह सब करना तुम्हारे लिए मामूली बात है। महादेव ने अपने शब्दों पर जोर दिया। इसने 2 बार हमारी जान लेने की चेष्टा की। किस्मत ठीक नहीं थी इसकी, इसलिए सफल नहीं हो सका। मैंने एक बार कोशिश की और सफल हो गया। तुम ही कहो, मैंने क्या गुनाह किया जो? ठीक है, मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है कि इसकी जान लेकर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, क्योंकि इसे मौका लगता तो ये हमारी जान भी ले सकता था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया तुमने। ये मुद्दा तो यहीं पर खत्म हो गया। महादेव ने भी सिगरेट सुलगा ली थी। इस समय मैंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि तुम आम लोगों की तरह साधारण इंसान नहीं हो। मेरे ख्याल से ऐसे काम तुम पहले भी कर चुके हो। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट उछाली और महादेव को देखकर बोला, एक बात मैं भी कहूं? कहो। जो कुछ मैंने किया, जिस तरह मैंने उसकी जान ली, उसे देखते हुए आम आदमी की तरह तुम्हें जितना घबराना और दहशत में पड़ना चाहिए था, उतना तुम नहीं पड़े। देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इससे यह बात जाहिर होती है कि तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। तुम्हें मेरी यह हरकत देखकर मुझसे डरना चाहिए था, परंतु तुम डरे नहीं। उल्टे मुझसे ये जानने के बारे में जोर देकर कहने लगे कि मैं कौन हूं। समझे? इससे ये बात जाहिर होती है कि जो तुम दिखते हो वो नहीं हो। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा तुम्हारे बारे में। कौन हो तुम, क्या करते हो? अब बता दो, कौन हो, क्या करते हो? महादेव सकपकाया, बोला कुछ नहीं। समझदार को इशारा ही काफी होता है। एक बात को दोबारा नहीं पूछना चाहिए। वैसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं रंजीत श्रीवास्तव जैसे करोड़ों अरबों-पति के यहाँ नौकरी करता हूं। महादेव उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अब नहीं पूछूंगा कि आम इंसान हूं या किसी बाग का सेब हूं। नहीं, अब नहीं पूछना मुझे। क्यों? देवराज चाहन ने अपने होठों को सिकोड़ा। समझदार को इशारा ही काफी होता है और मुझे इशारा मिल चुका है।
महादेव ने गहरी सांस ली। यानी कि तुम समझदार हो। देवराज चांद के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। जानकर खुशी हुई। मेरे ख्याल से अब हमें यहां से चलना चाहिए, नहीं तो। देवराज चौहान के शब्द अधूरे ही रह गए। दोनों की निगाहें सामने से आती पुलिस जीप पर जा टिकी। वो काफी तेजी से आ रही थी, परंतु सड़क पर पड़ी कुचली लाश को देखते ही उसकी गति कम होती चली गई और सड़क के किनारे आकर रुक गई। अगले ही पल उसमें से इंस्पेक्टर सूरज भान और 4 पुलिस वाले उतरे। आ गई मुसीबत, महादेव बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। लाश को देखने के पश्चात इंस्पेक्टर सूरज भान उन दोनों के पास पहुंचा। इससे पहले कि सूरज भान कुछ पूछता, देवराज चौहान ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी और कह उठा, आपने तो यहां आकर हमारी मुश्किल आसान कर दी। हम सोच रहे थे कि क्या करें। यहां हाईवे पर कहीं से पुलिस को फोन करके हम हादसे की सूचना भी नहीं दे सकते थे। इंस्पेक्टर सूरज भान ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। आप लोग कौन है? मेरा नाम देवराज चौहान है और ये मेरे दोस्त महादेव हैं। देवराज चौहान ने करीब खड़े महादेव की तरफ इशारा किया। वैसे आपने रंजीत श्रीवास्तव का नाम तो सुना ही होगा। नहीं। सूरज भान ने देवराज चौहान पर ही सूरज भान की निगाह देवराज चौहान पर ही टिकी थी। अभी 2 दिन पहले ही मेरी पोस्टिंग इस शहर में हुई है। इस वक्त मैं किसी तफ्तीश से ही लौट रहा था। वैसे रंजीत श्रीवास्तव का नाम लेकर आप मुझे क्या बताने जा रहे थे मिस्टर देवराज चौहान? कहकर उसने महादेव पर भी निगाह मारी। महादेव अपने पर काबू पाए खुद को शांत बनाए खड़ा था। रंजीत श्रीवास्तव विशालगढ़ की अरबोपति हस्ती हैं। यहाँ पर उनकी चलती है। मैं रंजीत साहब के यहाँ ही काम करता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। देवराज चौहान ने जेब से कार्ड निकालकर उसे दिया। इंस्पेक्टर सूरज भान ने कार्ड पर निगाह मारी, फिर बोला, ये सब आपके सामने हुआ? नहीं, हम भी अभी अभी यहाँ पहुंचे। ये आदमी सड़क पर इसी तरह कुचला पड़ा था। शायद किसी ट्रक वगैरह ने या टैंकर ने इसे कुचल दिया है। देवराज चौहान ने अफसोस भरे स्वर में कहा, या तो शराब पिए हुए होगा, नहीं तो लापरवाही से सड़क पार कर रहा होगा। अगर ये दोनों बातें गलत हैं तो हो सकता है ट्रक ड्राइवर या वाहन चलाने वाला जो भी होगा उसने पी रखी हो, वो नशे में हो। सूरज भान ने सामान्य लहजे में कहा। हाँ, देवराज चौहान ने फौरन सिर हिलाया। ऐसा भी हो सकता है। आप लोग कहां से आ रहे हैं? करमपुर तक गए थे, देवराज चौहान ने जवाब दिया। आपके दोस्त ये महादेव जी बोलते नहीं है क्या? सूरज भान ने एकाएक कहा। मैं तो बहुत बोलता हूं, महादेव ने तुरंत जवाब दिया। इतना कि मेरे यार दोस्त परेशान हो जाते हैं मेरे बोलने से। लेकिन ये मौका मेरे बोलने का नहीं है। दरअसल मैं ऐसी चीजों को देखने का आदी नहीं हूं। महादेव ने सड़क पर कुचली लाश को देखा। मैं तो यहां रुकने के भी हक में नहीं था, परंतु देवराज चौहान कहने लगा कि शरीफ शहरी होने के नाते हमें पुलिस को इस कुचली लाश के बारे में सूचना देनी चाहिए। इसकी जिद के सामने मुझे चुप रह जाना पड़ा। अगर मैं अकेला होता तो कभी भी नहीं रुकता, बल्कि कार की स्पीड और भी बढ़ा देता। इंस्पेक्टर सूरज भान ने गहरी सांस ली और निगाहें कुचली लाश पर टिका दी। इंस्पेक्टर, देवराज चौहान बोला, मेरा कार्ड आपके पास है। इस सिलसिले में भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। अच्छी बात है, आप लोग जा सकते हैं। बयान लेने की जरूरत पड़ेगी, वो फिर ले लेंगे।
श्योर। देवराज चांद मुस्कुराया, फिर महादेव से बोला, चलो मनोहर। मनोहर, एक मिनट। नहीं, पहले महादेव कहा था। ओके, चलो मनोहर। दोनों कार में बैठे। इंस्पेक्टर सूरज भान और अन्य पुलिस वालों को वहीं छोड़कर कार में वो तेजी से आगे बढ़ गए। कार को आगे बढ़ते ही कार के आगे बढ़ते ही महादेव ने चैन की लंबी सांस ली। बुरे बचे। जवाब में देवराज चौहान हंसकर रह गया। मानना पड़ेगा मिस्टर देवराज चौहान, हो तुम गुरु आदमी। जिस तरह उस पुलिस वाले से बात की, उस हालत में अगर मुझे बात करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता। महादेव ने गहरी निगाह देवराज चौहान पर डाली। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये सारे हालात, ये सब बातें तुम्हारे लिए मामूली हैं, वरना लोग तो पुलिस वालों को देखकर ही फिस हो जाते हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। महादेव, तुमने जिस खूबी से पुलिस के आने पर खुद को संभाला, वो भी काबिले तारीफ है। तुम्हारे चेहरे पर किसी प्रकार का भय, घबराहट नहीं थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर तुमने बहुत ही अच्छा और सधा हुआ जवाब दिया। ऐसा जवाब आम आदमी नहीं दे सकता। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर उसे देखा। तुमने अपने बारे में अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो और क्या करते हो। महादेव ने हड़बड़ाकर अपनी पीठ सीधी की। मैं मैं कौन हूं? अरे भाई, मैं आदमी हूं, रोटी पानी की जुगाड़ करता हूं बस। कैसा जुगाड़? कैसा भी? लेकिन मैं रंजीत श्रीवास्तव जैसे अरबों-पति के यहां नौकरी नहीं करता। देवराज चौहान ने मुस्कुराहट में मुंह घुमा लिया। शहर में प्रवेश करते ही महादेव ने एक जगह कार रोक देने को कहा। तुम रहते कहाँ हो महादेव? देवराज चौहान ने पूछा। जहां रात हो जाए वहीं पर नींद ले लेता हूं, महादेव ने जवाब दिया। हाईवे पर रात हो जाए तो वहां मत सो जाना, वहां से ट्रक गुजरते हैं। देवराज चौहान हंसा। देवराज चौहान, महादेव एक गंभीर हो गया। जिस सफाई से तुमने उस जुआरी की हत्या की, वो वास्तव में कलाकारी का काम है। बहुत हौसलामंद हो तुम। बस इसी में तुमने मेरा हौसला देख लिया, पहचान लिया। देवराज चौहान मुस्कुराया। किसी को पहचानने के लिए जरूरी नहीं कि उसके कपड़े उतार कर उसे देखा जाए। समझदार लोग कपड़ों में भी पहचान लेते हैं। महादेव ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। यानी कि तुम समझदार हो? महादेव कुछ नहीं बोला। तुम्हारी इस बात ने स्पष्ट कर दिया कि तुम किस प्रकार के जुगाड़ी हो। बहरहाल इतना जाहिर है कि तुम समझदार जुगाड़ी हो। अपने मुंह से कुछ ना भी कहो तो भी चलेगा। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अंधेरा हो चुका है और मुझे कहीं पहुंचना है। पहुंचो। मैंने तुम्हारी बांह तो नहीं पकड़ रखी? देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। ओके, क्लब में मुलाकात होगी। मैंने तुम्हारे सामने हत्या की है, फिर भी मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद हो? कलाकार लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तुमने किसी की हत्या नहीं की, बल्कि कलाकारी दिखाई है देवराज चौहान। फिर मिलेंगे क्लब में। महादेव ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान कार में बैठा उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो निगाहों से ओझल न हो गया। फिर उसने कार को आगे बढ़ा दिया। चलिए दोस्तों,
इस भाग को हम यहीं रोक रहे हैं। जिस प्रकार के डायलॉग लिखे गए हैं ना, ये महादेव और देवराज चांद के बीच, जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये आम देवराज चांद की कहानी से थोड़ी अलग होगी। अब आगे देखने वाली बात है, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं किसी भी कहानी में देखा कि जहां देवराज चांद का यू नो चारित्रिक चारित्रिक चित्रण किया गया हो, या उसका पर्सोनिफिकेशन किया हो कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये वो, बिल्कुल ही जैसे किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो। तो या तो ये वो विधा है कि ठीक है भाई, किसी एक आम आदमी को एक आम सी कहानी में एंटर किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये उस समय की कहानी हो जब देवराज चौहान उतना स्थापित ना हो। और जैसा कि हमने पीछे वो गजनी वाली कहानी में देखा था, खास तौर पर जिस कहानी में महादेव होता है, उसमें जाने क्यों देवराज चौहान को बिल्कुल ऐसे सीजनिंग की तरह लगा दिया जाता है, जो कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि प्रकाशक का जोर पड़ता होगा कि नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी वो वाली किताब अच्छी बिकी थी, उसी आदमी की कहानी बनाकर लाओ तो हो सकता है ज्यादा अच्छी वो हो। तो फिर ठोक पीट कर कैसे न कैसे देवराज चौहान को कहानी में फिट किया जाता है। अब हुआ क्या होगा कि मतलब पिटाई हुई महादेव उसकी, जगमोहन की, और बदला लेने पहुंच गया देवराज चौहान। मुझे लग रहा था कि शायद जगमोहन जो है वो बनेगा नकाबपोश, क्योंकि नहीं बनेगा तो अब मुझे लगता है कि या तो वो डॉक्टर होगा नकाबपोश, अगर डॉक्टर ना हुआ तो फिर महादेव होगा। और जिस हिसाब से महादेव को यहाँ नया कैरेक्टर दिखाया गया है कहानी में, जिसकी देवराज चांद से कोई पुरानी पहचान नहीं है, जैसी कि आम कहानियों में होती है कि देवराज चांद के साथ उसने कुछ पहले से काम किया है, तो इसमें इसीलिए इन दोनों को अलग अलग दिखाया होगा कि महादेव किसी तांत्रिक बाबा को जानता होगा जो ये काम करवा सके, ऐसा हो सकता है। खैर, देखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है आपको कहानी। मेरा तो इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है। वो और बात है कि अभी तक मेरे ख्याल से 5 भाग आप तक पहुंच चुके हैं, तो जब तक आप लोग यहाँ पहुंचेंगे काफी दिन बीत चुके होंगे। क्या करूं, मैंने रिकॉर्ड करनी है, मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आएगा वक्त फिर से हमारी गाड़ी तेज हो जाएगी। तब तक के लिए हम ऐसे ही काम चलाते हैं, आप लोग सुनते रहिए। अब ऐसे ही मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।